डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कैटेगरी जो होती है वह होती है वर्ब। बिना वर्ब के इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ये वर्ब सिंगल वर्ड भी हो सकता है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जब सिंगल वर्ड यानी एक ही वर्ब हो तो जनरली ये वर्ब मेन वर्ब मानी जाती है। लेकिन जब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ब्स होता है, वर्ड्स होता है, तो ये मान के चलिए कि इनमें एक मेन वर्ब होती है या एक या दो शब्दों का जो समूह है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ध्यान दीजिए, बिना वर्ब के कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस नहीं बन सकता। और जहां तक टेंसेस का सवाल है तो हम अलग अलग टेंसेस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का यूज करते हैं। टेंस की डेफिनेशन में ऐसा बताया जाता है कि वर्ब की कोई फॉर्म जो किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करे बस वही टेंस है। इसलिए जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है। आज मैं यहाँ वर्ब्स की बात करूंगा कि हम लोग वर्ब को उनके काम के हिसाब से किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम सामान्यतया दो तरीके के काम करते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। कुछ काम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति या जो एनिमल, प्लेस या थिंग, पर मैं बार बार यहाँ व्यक्ति का नाम लूंगा, जो पर्सन यदि किसी काम को करे और उस काम का फल उस काम करने वाले व्यक्ति को ही मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं सोता हूं तो इस सोने का फल मुझे ही मिलेगा। मैं आपसे कभी नहीं कह सकता कि भी मैं बहुत काम में व्यस्त हूं, ऐसा करें आप रोजाना मेरे लिए 6 घंटे सो लिया करें। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 6 घंटे सो लें और मेरे शरीर को आराम मिल जाए? नहीं। यदि आप सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा और यदि मैं सोऊंगा तो मुझे आराम मिलेगा। मीन्स ऐसे काम जिनमें केवल जो करने वाला व्यक्ति है उसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें किसी अन्य पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो काम को करने वाला है वही व्यक्ति उस काम का फल पाने वाला है। लेकिन अधिकांश काम ऐसे होते हैं कि जब हम उस काम को करते हैं तो उस काम का फल किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है। जैसे यदि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने का फल स्टूडेंट्स को मिलता है, या फिर यदि मैं कोई काम करता हूं तो उस काम का असर, उस काम का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट किसी अन्य व्यक्ति, एनिमल, प्लेस या थिंग पर पड़े। जैसे आई वॉश क्लॉथ्स, तो मैं कपड़े धोता हूं और जब मैं धोता हूं तो प्रभाव किस पर आया? क्लॉथ्स पर। ऐसे मैंने कहा आई क्लीन द रूम, तो जब मैं क्लीन करता हूं तो असर किस पर आता है? रूम पर, यानी रूम साफ हो जाता है। तो यहां पर रूम पर असर आता है। तो ये सेकंड कैटेगरी की वर्ब्स हैं कि जब कोई व्यक्ति या एनिमल, प्लेस, थिंग उस काम को करे तो उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट किसी अन्य व्यक्ति, एनिमल, प्लेस, थिंग पर पड़े। क्लियर? और कुछ एक थर्ड कैटेगरी और होती है जो इन दोनों तरीके से यूज हो सकती है। आइए इन्हें समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को पहले समझते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस आपके सामने है, वी ऑल ब्रीथ, हम सब लोग सांस लेते हैं। तो सांस कौन लेते हैं? तो हम कहेंगे साहब हम, यानी वी। यह यहां डूअर है यानी सब्जेक्ट है। और हम सांस लेते हैं तो जिंदा कौन रहते हैं? हम ही जिंदा रहते हैं। हमारे जिंदा रहने से, यानी मैं अगर सांस लेता हूं तो मेरे सांस लेने से किसी अन्य व्यक्ति को सांस नहीं आ सकता, या कोई एनिमल सांस नहीं आ सकता, मुझ पर ही इसका असर आएगा। तो यहां पर क्या किसी अन्य व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। जो डूअर है वी, वही इसका रिसीवर है, यानी जिसने काम किया, ये एक्शन किया, वही व्यक्ति उस एक्शन का रिसीवर है, वही उसका फल पाने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। तो अगेन यहां पर जो डूअर है चाइल्ड, वही अपने शरीर से
खुद रो सकता है, क्राई कर सकता है। क्लियर? जो डूअर है वो एक्शन को करता तो वही उसका फल पाने वाला है। नेक्स्ट है स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। ध्यान दीजिए, यहां पर स्टार्स सब्जेक्ट है, ट्विंकल वर्ब है, तो ये खुद ही चमकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ विद्यार्थी गलत फहमी ये पाल लेते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्या ऑब्जेक्ट भी है, तो कुछ लोग यहां पर इस नाइट को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ये नाउन लगा हुआ है। और सामान्यतः बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक गलतफहमी होती है कि सेंटेंस के लास्ट में जो नाउन हो वह ऑब्जेक्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। यहां पर एट नाइट एक फ्रेज है, और इस फ्रेज में एट जो कि एक प्रेपोजिशन है, इस एट के ऑब्जेक्ट के रूप में नाइट है, पर यह फ्रेज जो है ये पूरा का पूरा यहां पर एडवर्ब का काम करता है। यानी ये टाइम बताता है कि तारे रात को चमकते हैं। तो तारे कब चमकते हैं? रात को। तो एट नाइट ये ट्विंकल की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब है, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में लगे हुए सभी नाउन्स ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये पहली कैटेगरी ऑफ वर्ब्स हैं, और ये वर्ब्स भी होती हैं कि जिन्हें जो व्यक्ति करता है, यानी डूअर जो है, इसमें नाउन की बात करूं, खुद ही उसका फल पाने वाला रिसीवर है। यानी ऐसी वर्ब को ग्रामर में हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, यानी अपने आप के अंदर वो अपना मीनिंग कंप्लीट करती हैं, लेकिन इनके साथ एडवर्ब्स लग सकते हैं कि कोई काम कब होता है, कहां होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस देखिए, शी वॉज कुकिंग फूड। सो शी वॉज कुकिंग फूड, खाना कौन पका रही थी? शी। ये सब्जेक्ट है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। ये शी क्या कर रही थी? कुकिंग कर रही थी। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग मेन वर्ब है। अब आ गया शी वॉज कुकिंग व्हाट, वो क्या पका रही थी? तो जवाब मिलेगा कि वह यहां पर खाना पका रही थी। तो शी जो एक्शन कर रही है कुक का, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो यहां पर जो डूअर है, काम करने वाला व्यक्ति, जैसे ही इसने एक्शन किया और इस एक्शन का फल किसी अन्य व्यक्ति को मिले या किसी एनिमल, प्लेस, थिंग पर उसका असर पड़े, उससे प्रभावित हो, तो यहां पर जो रिसीवर आया इसका एक्शन का, इस रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? यह ऑब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई एनिमल, प्लेस या थिंग हो सकता है। यहां पर यह फूड ऑब्जेक्ट का काम करता है, और यहां पर यह हुम के, शी वॉज कुकिंग वॉट, तो वॉट के जवाब में मिल रहा है, और यह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रभावित है फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सो यहां पर रिस्पेक्ट करने वाले कौन है? वी। ये सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट यहां पर मेन वर्ब है, मस्ट या हेल्पिंग वर्ब है, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है कि हमें कोई काम नेसेसिटी दिखाता है, अवश्य करना चाहिए। अब वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो हमें सम्मान किनका करना चाहिए? तो हम रेस्पेक्ट करेंगे तो उसका फल टीचर्स को मिल रहा है, हम सम्मान उनका कर रहे हैं। तो यहां जवाब मिला वी रेस्पेक्ट हुम, तो यहां पर टीचर्स, तो यहां आवर टीचर्स यहां ऑब्जेक्ट है। तो बहुत क्लियर देखिए कि ऑब्जेक्ट सामान्यतया हुम या व्हाट के जवाब में मिलने वाले नाउन या प्रोनाउंस होते हैं, या इनके इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। तो हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाले शब्द ही ऑब्जेक्ट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब मोनोट्रांजिटिव है, कुक यहां पर मोनोट्रांजिटिव वर्ब, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है? यहां पर रेस्पेक्ट मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, एक ही ऑब्जेक्ट लगता है। इन दोनों में अभी जो भी, चाहे व्हाट के जवाब में हो चाहे हुम के जवाब में हो, इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डीआई मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए सेंटेंस 6,
राम टीचेज अस इंग्लिश। सो हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? राम। तो ये सब्जेक्ट है, डूअर। राम क्या काम करता है? तो पढ़ाता है। टीचेज यहां पर एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। सो राम पढ़ाता है किसको? तो जवाब मिला अस। राम हमें पढ़ाता है क्या? तो जवाब मिला व्हाट। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, तो इसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वे वर्ब्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट लगते हैं उन्हें डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यहां पर पहला जवाब मिला कि राम टीचेज इंग्लिश टू हुम, तो मिलेगा अस। राम टीचेज अस व्हाट, तो जवाब मिला इंग्लिश। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में लगे हुए हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब में, तो सामान्यतया जनरली हुम के जवाब में मिलने वाला ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और व्हाट के जवाब में मिलने वाले नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कोई ना कोई एनिमल, प्लेस या थिंग होता है। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्ट पहचानने का। यदि आपके सेंटेंस में आपको हुम और व्हाट का जवाब मिले तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और यदि हुम और व्हाट का जवाब नहीं मिले तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? अब यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के वर्ब आप समझ रहे हैं। पहली वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, दूसरी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट लगता है। आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस है, शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो शी गेव, उसने दी, किसको दी? मी यानी मुझे। क्या दिया? ए बुक। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? तो यहां पर देने वाले कौन है? शी। तो यह सब्जेक्ट। क्या काम किया इसने? गिव यानी गेव सेकंड फॉर्म है, तो यह वर्ब है। किसको दी एक किताब उसने? मुझे। सो शी गेव हुम ए बुक या शी गेव ए बुक टू हुम, तो ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी गेव मी व्हाट, क्या दी उसने मुझे? एक बुक। तो यहां पर ये बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? तो यहां पर कंक्लूजन यह निकला है कि यदि कोई काम करने वाले व्यक्ति ने कोई काम किया और इसलिए जिसे कि सब्जेक्ट यानी डूअर कहेंगे और खुद को इसका फल मिल जाए तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, मींस इनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। लेकिन यहां पर 4, 5, 6 और 7 नंबर सेंटेंस देखें तो यहां पर इस डूअर ने ये एक्शन किया। एरो पे ध्यान दीजिए, मैंने लेफ्ट टू राइट बनाया है, और यहां पर जो भी रिसीवर होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिसीवर, इसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं जो हुम और व्हाट के जवाब में मिलता है। अब आइए 7 नंबर सेंटेंस को देखिए, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो आप कहेंगे सब चिल्ड्रन। कौन उड़ा रहे हैं? तो चिल्ड्रन। क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन? पतंग उड़ा रहे हैं। तो आर फ्लाइंग यहां पे वर्ब है, जिसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और फ्लाइंग मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैंने कहा हुम और व्हाट से क्वेश्चन पूछिए। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग हुम, कोई जवाब नहीं। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग व्हाट, तो जवाब मिला काइट्स। तो यहां पर ये काइट्स ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब मैं आपको एक और कैटेगरी ऑफ वर्ब्स की बता रहा हूं। तो यहां पर ये काइंड ऑब्जेक्ट है, मींस यहां पर ये फ्लाई ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट लगा है। पर 9th नंबर सेंटेंस को देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, और क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी है? तो मैं सिर्फ आपको आई वॉन्ट टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। Almost in all the class, I ask such type of questions and ask the students to identify an object in such type of sentences. You know,
90% students, even the students who have studied throughout in English medium schools, also tell in the class that birds are the subject. No doubt, it's correct answer. R is helping verb, correct answer. Flying is main verb, correct answer. But 90% of the students say that sky is object here. But I want to tell all of you, this answer is absolutely wrong. Sky is not an object here. I told you a very simple trick or technique to identify the object. You ask simply two questions from the verb. Number one, whom and what. If somebody is doing some action, so वह किस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, क्या काम करता है. Somebody is doing what and somebody is doing what for to whom. तो यहां पर whom और what के जवाब में मिलने वाला शब्दी ऑब्जेक्ट होता है. क्या इसमें whom और what का कोई जवाब मिल रहा है? नहीं. Birds are flying in the sky. तो यहां तो जवाब मिल रहा है कि पक्षी कहां उड़ रहे थे. तो आपको इन द स्काई, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है और इसे हम लोग बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये इनसे शुरू हुआ है और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का पार्ट है स्काई. नो डाउट स्काई नाउन है, पर यहां पर ये स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है. ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द स्काई का पार्ट है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द स्काई पूरा का पूरा एडवर्ब का काम कर रहा है और ये इस फ्लाइंग की विशेषता बता रहा है. मीनिंग है पक्षी कहां उड़ रहे थे, तो जो वहां मिलेगा आकाश में, इन द स्काई. सो इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, या स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, या इन द स्काई पूरा का पूरा फ्रेज एक एडवर्ब का काम कर रहा है. जैसे 3 नंबर सेंटेंस देखिए, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. तो मैंने कहा था यहां नाइट ऑब्जेक्ट नहीं है. एट नाइट एक पूरा का पूरा फ्रेज है और इस फ्रेज का पार्ट है यह नाउन नाइट. इसे एट का यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कह सकते हैं, पर यह ट्विंकल का ऑब्जेक्ट नहीं है. यह एडवर्ब का काम करता है कि सितारे यानी तारे कब चमकते हैं. ठीक ऐसे ही पक्षी कहां उड़ रहे हैं, तो होगा आकाश में. क्लियर. तो यहां पर फ्लाई एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है. मैं 3 कैटेगरी में मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूं. यहां पर 3 नंबर सेंटेंस तक बांटा, फिर 7 तक. ये इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉलम, ये ट्रांजिटिव वर्ब का कॉलम, लेकिन यहां फ्लाई 8 नंबर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट लगा है. लेकिन 9th नंबर में पक्षी खुद ही अपने शरीर से उड़ सकते हैं. क्या आपको यहां होम और व्हाट का जवाब मिल रहा है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग होम, द बर्ड्स आर फ्लाइंग व्हाट? नहीं. जो बोलता है द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेयर, कहां उड़ रहे हैं? इन द स्काई. तो ये फ्लाई जो पक्षी जो यहां पर ये डूअर है, ये खुद ही इस एक्शन को करता है और खुद ही इसका एक्शन का फल पाता है, खुद उड़ता है, तो खुद का ही शरीर उड़ रहा है वहां पर. क्लियर. लेकिन यहां चिल्ड्रन उड़ा रहे हैं. आइए 10th नंबर सेंटेंस देखिए, दे वर रनिंग ऑन द रोड. सेंटेंस को ध्यान से देखिए. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और है तो क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है सेंटेंस में. तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है वर, मेन वर्ब है रनिंग, मेन वर्ब है रन. क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? मैं पहले भी आपको जैसे मैंने बताया, जनरली जब मैं क्लासेस में, मेरे लगभग 45 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में, जब भी क्लासेस में मैं पूछता हूं तो 90% स्टूडेंट्स ठीक इसी सेंटेंस को पूछता हूं तो कुछ लोग रोड को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, कुछ द रोड को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो पूरा का पूरा ऑन द रोड को ऑब्जेक्ट बता देते हैं. और जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, तो नोबडी इज एबल टू चेंज इट इन पैसिव वॉइस. क्यों? कि यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं.
ये जो ऑन द रोड में आपने रोड को सेंटेंस के लास्ट में नाउन देखा और हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं, नहीं। अगेन ऑन द रोड ये एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि रनिंग की जो है इसका जगह बता रहा कि वे कहां दौड़ रहे थे ऑन द रोड। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अब 11th नंबर सेंटेंस देखिए, आई रन ए प्राइवेट स्कूल। यहां पर ये जो रनिंग है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन जो 11th नंबर सेंटेंस है आई रन ए प्राइवेट स्कूल, अब यहां पर ये रन ट्रांसिटिव वर्ब है और यहां दौड़ना मतलब नहीं है इस रन का, यहां पर किसी चीज को संचालित करना है। 11th नंबर सेंटेंस का मीनिंग है मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, मेन वर्ब रन, और मैं चलाता हूं आई रन व्हाट, तो जो मिला ए प्राइवेट स्कूल। तो यहां पर जो ए प्राइवेट स्कूल है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दीज ऑल सेंटेंसेस which I have divided into three categories. Look at the sentences. क्लियर है? हम वर्ब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वे वर्ब्स जो एक्शन तो दिखाती हैं, इनमें कभी भी किसी अन्य पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इन्हें हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इट मीन्स वे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता, वे बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट कर देती है। सेकंड कैटेगरी में ये वर्ब्स हैं जो भी डूअर इन काम को करता है तो इन काम में अन्य पर्सन, प्लेस, थिंग का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी डूअर काम करता है तो उसका फल किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है या उस काम का असर, उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट किसी एनिमल, प्लेस या थिंग पर पड़ता है, तो वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जो हुम और व्हाट के जवाब में मिलता है। लेकिन कुछ वर्ब्स जैसे कि फ्लाई, जैसे कि रन, ये दोनों तरीके से काम करती हैं। इनमें ऑब्जेक्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये 8 नंबर में यही रन ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन 9 में यही जो फ्लाई 8 में फ्लाई ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन 9 में यह फ्लाई इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक ऐसे 10th में रन इंट्रांसिटिव वर्ब है और 11th में ट्रांसिटिव वर्ब है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हम वर्ब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब्स, मींस वे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे कि ईट, बाय, ऑबे, और अधिकांश काम ऐसे ही है। इट मीन्स, मैं इसको फिर समझा दूं कि यहां पर एक जो मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे ही किसी डूअर ने एक्शन किया और इस एक्शन का फल खुद को ही मिले, खुद पर ही असर आ जाए, ऐसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, अपने शरीर से मैं खुद ही वॉक कर सकता हूं। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि बेटा मेरे घुटने में दर्द है, आप रोजाना 5 किलोमीटर की वॉक मेरे लिए करके आ जाओ। तो क्या संभव कि आप वॉक करो और मेरी हेल्थ बन जाए? नहीं बनेगी। आप वॉक करोगे तो आपकी हेल्थ बनेगी, मैं वॉक करूंगा तो मेरी हेल्थ बनेगी। तो जो डूअर है वही इसका रिसीवर है। इन वर्ब्स को इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं लगता। पर अधिकांश काम ऐसे हैं कि जब ये डूअर इस एक्शन को करे तो इस एक्शन का फल किसी अन्य व्यक्ति यानी हुम के जवाब में आया, या किसी अन्य एनिमल, प्लेस या थिंग पर पड़े यानी व्हाट के जवाब में मिला। इन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? और तीसरी कैटेगरी है जो बहुत यानी ट्रांसिटिव भी है, इंट्रांसिटिव भी है। ऐसी वर्ब्स को ग्रामर में हम लोग अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? अर्गेटिव। हो सकता है कि अधिकांश स्टूडेंट्स ने यह पहली बार शब्द सुना हो, अर्गेटिव। जैसे मान लीजिए दरवाजा है, आप भी इस दरवाजे को ओपन कर सकते हो। जैसे हमने कहा आई ओपन्ड द डोर, तो किसने खोला? मैंने। सो आई ओपन व्हाट? डोर। तो यहां पर डोर ऑब्जेक्ट है और ओपन या ट्रांसिटिव वर्ब की तरह काम करता है, आई खोलने वाला है। पर मान लो
मैं इसी सेंटेंस को कहूं, द डोर ओपन्ड। आजकल तो बहुत से डोर रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं। जैसे ही व्यक्ति मॉल्स में, आपने देखा होगा, दरवाजे के ग्लास के दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो हमने कहा कि दरवाजा खुल गया, तो क्या बोलेंगे? द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुल गया। तो ओपन एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। इन्हें हम लोग अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि फ्लाई, ग्रो, उगना और उगाना। जैसे वी ग्रो प्लांट्स, सो वी ग्रो व्हाट, तो यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा प्लांट्स ग्रो इन रेनी सीजन, सो प्लांट्स ग्रो, खुद ही उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं रेनी सीजन में, तो ये इंटरेस्टिंग। तो ये तीसरी कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब की है कि जो वर्ब्स हैं वो सभी वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर यानी बड़े ब्रॉडली स्पीकिंग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन एक और थर्ड कैटेगरी है जो दोनों का काम करती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। इन्हें अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। और मैंने बाकायदा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहचाना बताया। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी जिनमें ऑब्जेक्ट लगते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगते। अब आप इसको यूं याद कर लीजिए, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर करना। इट मीन जैसे ही डूअर ने ये एक्शन किया, इस एक्शन का फल ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति, एनिमल, प्लेस, थिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो गया, तो यह है ट्रांजिटिव, ट्रांसफर हो गया। और जब कहा इंट्रांजिटिव, तो इनका मतलब डू नॉट, नेगेटिव को बताता है। ठीक है, इट मीन्स ये इंट्रांजिटिव का मतलब है कि जिस डूअर ने एक्शन किया, इसका फल खुद को ही मिला, फल किसी अन्य पर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स इनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता और इनमें ऑब्जेक्ट लगता है, और ये दोनों काम करते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ट्रांजिटिव वंस टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगते हैं। इट मीन्स ए ट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन that does not stop with the doer or performer, means the subject, but passes to another person or thing. It means action happens to somebody or something. फिर सुन लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स उन काम को, उन एक्शंस को डिनोट करते हैं जो सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होते, सब्जेक्ट तक ही स्टॉप नहीं होते, बल्कि उन काम का प्रभाव सब्जेक्ट यानी डूअर, परफॉर्मर के अलावा किसी अन्य पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग पर उसका प्रभाव जाता है। इट मीन्स वो काम किसी अन्य व्यक्ति या एनिमल, प्लेस, थिंग के लिए होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। सो देखिए वी ईट व्हाट, तो जवाब मिला फूड। तो यहां फूड ऑब्जेक्ट है और ईट ट्रांजिटिव वर्ब है, इनमें ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक, नेक्स्ट, वी रेस्पेक्ट, सॉरी आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। सो आई रेस्पेक्ट हुम, तो जवाब मिलेगा माई टीचर्स। तो यहां हुम के जवाब में मिलने वाला ये माई टीचर्स ऑब्जेक्ट है। अगर अकेला ऑब्जेक्ट है तो इन्हें दोनों को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन और साथ में इन वर्ब को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मोनो में सिंगल, मोनोट्रांजिटिव। क्लियर? लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो डाइट्रांजिटिव होती है, इनमें दो ऑब्जेक्ट लगते हैं। जैसे शी टीचेज अस इंग्लिश, वह पढ़ाती है, किसको और क्या। तो शी टीचेज अस व्हाट, क्या पढ़ाती है, तो जवाब मिला इंग्लिश। शी टीचेज इंग्लिश टू हुम, किन्हें पढ़ाती है या किसे पढ़ाती है, तो जवाब मिला अस। क्लियर? तो ये हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसे केसेस में जहां डाइट्रांजिटिव वर्ब अगर होती है
तो सामान्यतया व्हाट के जवाब में मिलने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कभी कभार ये विच के जवाब से भी मिल सकता है। और हुम के जवाब में मिलने वाले ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जनरली ये कोई ना कोई नाउन होता है 99.99% केसेस के अंदर। तो आई होप all of you very clearly understood what the transitive verbs are and how you can identify objects, whether the verb is transitive means monotransitive or ditransitive, or you are which is direct object and which is indirect object. It is essential to identify the object if you want to transform a sentence from active to passive and passive to active, because it is important rule to change from active to passive and passive to active. ये सब थी ट्रांजिटिव। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ध्यान दीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स टेक नो ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट। इट मींस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। जो डूअर होता है वही उस एक्शन का फल पाने वाला होता है। इट मींस intransitive verbs describe those actions which stop with the performer or the doer called the subject and do not pass over to any other person or thing. The performer or doer itself is the recipient of the fruits of the action. बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि intransitive verbs में जो भी एक्शन होता है वो एक्शन जो परफॉर्मर है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उस तक ही सीमित रहता है। उसी तक वह स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है और वहीं तक सीमित रहता है। इसका प्रभाव, उसका असर या ये एक्शन किसी अन्य पर्सन या थिंग पर प्रभाव नहीं करता है, यानी उन तक ये पास नहीं होता है। और जो परफॉर्मर और डूअर जो होता है वह अपने आप के अंदर उस एक्शन का रिसिपिएंट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन होता है। ध्यान दीजिए, रिसिपिएंट मींस रिसीवर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। मींस इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। जैसे वी ऑल स्लीप, हम सब सोते हैं। तो वी ऑल स्लीप हुम, वी ऑल स्लीप व्हाट। क्या हुम और व्हाट का जवाब मिला? नहीं मिला। इट मींस इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला है वी ऑल स्लीप एट नाइट, हम सब सोते हैं कब? एट नाइट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एडवर्ब्स तो लग सकते हैं। ये एडवर्ब्स मैनर बताने वाले हो सकते हैं, प्लीज बताने वाले हो सकते हैं, टाइम बताने वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विंकल्स, सॉरी स्टार्स ट्विंकल, जो तारे हैं वो चमकते हैं। तो जो डूअर है वही उसका रिसीवर। हम ये जवाब नहीं मिलता वी स्टार्स ट्विंकल हुम, स्टार्स ट्विंकल व्हाट। लेकिन अगला सेंटेंस है स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तो स्टार्स कहां चमकते हैं? तो कहेंगे आकाश में। तो ये प्लेस बता रहा है, इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एट नाइट टाइम बता रहा है, इसे कहेंगे एडवर्ब प्लेस ऑफ टाइम। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब्स तो लगते हैं, लेकिन कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगते। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब थर्ड कैटेगरी की जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं अर्गेटिव वर्ब्स। इट मींस दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन बोथ a transitive and intransitive way with the same meaning. मीनिंग भी नहीं बदलता और एक ही वर्ब ट्रांजिटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी की तरह भी यूज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो खुद पक्षी अपने शरीर से खुद ही उड़ रहे हैं। तो फ्लाई यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन द स्काई तो केवल प्लीज। लेकिन जो नेक्स्ट है वी आर फ्लाइंग काइट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और हम उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा काइट्स। तो यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, आई ग्रू प्लांट्स इन माई गार्डन। आपने जरूर सुना है ग्रो। ग्रो का मतलब बढ़ना और बढ़ाना। उगना और उगाना। उगना कहा तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उगाना कहा तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि आई ग्रू प्लांट्स, तो उगाना, मैं प्लांट्स उगाता हूं कहा, इन माई गार्डन। या गार्डन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन माई गार्डन पूरा का पूरा प्लेस बता रहा है, एडवर्ब है, ठीक। लेकिन प्लांट्स ग्रू इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में प्लांट्स उग गए, खुद ही उग गए, मैंने नहीं लगाया। यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिर्फ प्लेस आया है, ठीक। ठीक ऐसे ही ओपन द डोर, ये डोर है, इसने दरवाजा खोला, तो क्या खोला, दरवाजा। द डोर ऑब्जेक्ट है, द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। एंड नेक्स्ट है, वी हैव चेंज्ड द सिस्टम, हमने सिस्टम को बदल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वी सब्जेक्ट, हैव चेंज प्रेजेंट परफेक्ट। वी चेंज्ड व्हाट, द सिस्टम। लेकिन द सिस्टम हैज चेंज्ड, सिस्टम बदल गया है, तो हमने बदल दिया और सिस्टम बदल गया। तो यहां पर यह ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पर यह इंट्रांजिटिव वर्ब। यह था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहां पर एक कॉमन ऐसी वर्ब्स की लिस्ट में यहां पे दे रहा हूं जो अर्गेटिव वर्ब्स के रूप में यूज होती है, ठीक है। कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसको सेपरेटली अपने यूहाम इंग्लिश ग्रामर बुक में दिया गया है, आप उसमें भी इसे देख सकते हैं। क्लियर। ये वर्ब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बिगिन, जैसे आई बिगिन द क्लास ऑन 1 जून, इसे ये भी कह सकता हूं द क्लास बिगिन ऑन 1 जून। तो यह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। जैसे आई ब्रोक द प्लेट, मैंने प्लेट को तोड़ दी, द प्लेट ब्रोक, प्लेट टूट गई। तो ब्रेक, बर्न, चेंज, क्लोज, कंटिन्यू, डिक्रीज, डबल, ट्राई, एंड, फिनिश, ग्रो, इंप्रूव, इंक्रीज, ओपन, शट, स्लो, स्टार्ट, स्टॉप, बॉइल, कुक, फ्राई, ड्रॉप, मूव, शेक, रन, टर्न एंड फ्लाई। ये कुछ कॉमन अर्गेटिव वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम कर सकती हैं, यानी इनमें ऑब्जेक्ट लग सकते हैं, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती हैं, लेकिन इनका मीनिंग दोनों ही सेंस में नहीं बदलता। हिंदी में जिसको हम कहें, जैसे कि फ्लाई, उड़ना और उड़ाना, ग्रो, उगना और उगाना, क्लियर, एंड, खत्म करना या खत्म होना, ओपन, खोलना या खुलना। तो ये दोनों का काम करती हैं, तो ये थर्ड कैटेगरी कहलाती है अर्गेटिव वर्ब्स। क्लियर। ये था वर्ब्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ध्यान दीजिए, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, then it will be impossible for you to change that sentence from active to passive and from passive to active voice. So it is essential for us to identify all types of elements, and based on all these sentences, as you have already seen, we have divided all these verbs into two major categories, though there is third category of the verbs also, that is ergative verbs. But transitive verbs and intransitive verbs are very important categories of verbs. Means transitive verbs में ऑब्जेक्ट लगते हैं जो कि whom और what के जवाब में मिलते हैं, और intransitive verbs में ऑब्जेक्ट नहीं लगते हैं, और ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन या इनके इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर। इसलिए आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।